कल हम लोग ये सब चीज़ें पढ़ लिए थे ना, आहार श्रृंखला हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। आहार श्रृंखला के बाद जो है प्राथमिक मांस भक्षी, ये कौन होते हैं? प्राथमिक मांस भक्षी, हाँ ये जो है द्वितीयक उपभोक्ता, बिल्कुल। अपरद खाद्य श्रृंखला हम लोगों को एक याद रखना है, डीएफसी, ठीक है ना। अपरद खाद्य श्रृंखला किसको कहते हैं? डेट्राइटस फूड चेन, ठीक है ना। फूड चेन दो तरह का, एक जो है अपरद खाद्य श्रृंखला और एक चारण खाद्य श्रृंखला। चारण खाद्य श्रृंखला को दोनों को लिख देते हैं एक बार। एफसी मतलब फूड चेन, कितने तरह का? दो तरह का, एक डीएफसी हम लोग बना लेते हैं और एक जीएफसी बना लेते हैं। जीएफसी क्या है? ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन, इसको क्या कहेंगे? चारण खाद्य श्रृंखला, और इसको हम लोग कहेंगे डेट्राइटस फूड चेन, अपरद खाद्य श्रृंखला। क्या कहेंगे इसको? अपरद खाद्य श्रृंखला कहेंगे। समझ में आ रहा है ना? अपरद खाद्य श्रृंखला हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम लोग फूड चेन को देखते हैं। ये वाला फूड चेन जो है ना, ये एग्जाम्पल जो दिया गया है वो इनका है, जीएफसी का एग्जाम्पल है। जो जीवित चीज़ों का जो उदाहरण होगा वो जो है किसका होगा? जीएफसी का उदाहरण होगा। और अगर किसी भी चीज़ की मृत्यु होती है, किसी भी जीव की मृत्यु होती है, तो उस जीव की मृत्यु के बाद जो उसका अपघटन होता है उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं? अपरद खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? अपरद खाद्य श्रृंखला, ठीक है ना। अब इसके बाद देखें हम लोग मृतपोषी जो है किनको कहेंगे, बताएं जरा। मृतपोषी जो अपराधों का खंडन करते हैं और अपेक्षित ऊर्जा और पोषण प्राप्त करते हैं, उनको हम लोग क्या कह लेंगे? मृतपोषी कहेंगे, मृतजीवी कहेंगे, ठीक है ना। मृतजीवी में कवक आते हैं और कौन आएंगे? जीवाणु आएंगे, बिल्कुल, ठीक है ना। आहार जाल किसको कहते हैं, ये भी हम लोग देख लिए थे। अच्छा बताएं, तिलचट्टे क्या होते हैं? मतलब कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, हर्बीवोर्स क्या खाते हैं तिलचट्टे? सर्वभक्षी लिखा है, ओमनिवोर्स होते हैं, ठीक है। अगर वेज मिला तो वेज, नॉन वेज मिला तो नॉन वेज। और कौवे दोनों होते हैं, ठीक है ना, कौवे भी दोनों होते हैं। तो ये जो है हम लोग देख लिए थे, ये वाला टेबल देखे थे ना, ये दिए थे बनाने के लिए सब लोगों को। कितने लोग बना के लाए हैं? 1 2 3 4, हाँ बनाया, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको चेक करा के जाना है। तो देखें हम लोग इसके बाद जो है स्थित सस्य या खड़ी फसल। सस्य मतलब पहले ही बता दिया हम, क्या होता है? फसल होता है। सस्य का मीनिंग होता है फसल, और स्थित को हम लोग कहते हैं क्या चीज़? खड़ी फसल। समझ में आ रहा है ना? तो ये खड़ी फसल क्या है बताएं? एक विशिष्ट समय में, ठीक है ना, एक विशिष्ट समय में, ठीक है, प्रत्येक पोषण स्तर का जीवित पदार्थ की कुछ मात्रा जो है ना, कुछ खास मात्रा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? खड़ी फसल, ठीक है ना, खड़ी फसल कहते हैं, ठीक है ना। और यही है स्थित सस्य को जीवित जैविकों की क्या कहते हैं हम लोग? जैव मात्रा, या फिर जो है इकाई संख्या से मापा जाता है जीवित जीवों को। मतलब किसी गांव की जनसंख्या हम लोगों को देखनी है तो वहाँ पे देखेंगे कि कितने जीवित जीव हैं। समझ में आ रहा है ना? इस प्रकार से हम लोग उसको मापते हैं। ये किसको मापा जाता है? खड़ी फसल को या स्थित सस्य को। जैसे मान के चले हमने एक खेत लगाया, अब उस खेत में कितना अनाज हुआ है जो हमको मिल सकता है, जो लॉस हो गया है वो नहीं गिनना है। समझ में आ रहा है ना? उसको हम लोग क्या कहेंगे? खड़ी फसल कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? खड़ी फसल। समझ में आ रहा है ना? इसके बाद देखें हम लोग चारण खाद्य श्रृंखला। तो चारण खाद्य श्रृंखला में याद रखें हम लोग 10% ऊर्जा नियम का पालन होता है। ये कल भी हम लोग देखे थे। 10% ऊर्जा नियम किसको कहते हैं? हाँ, रेमोंड लिंडेमान, ठीक है ना। और ये देखें हम लोगों को दिखाया गया है अलग अलग पोषी स्तरों से होते हुए किस प्रकार ऊर्जा का प्रवाह होता है। एक बार जरा देखेंगे इस फिगर को। सबसे पहले इस हमारे जैव मंडल को ऊर्जा देने का काम कौन करता है बताएं? सूर्य करता है। सूर्य जो है वो जैव मंडल को हमारे ऊर्जा प्रदान करता है। समझ में आ रहा है ना? तो सूर्य की ऊर्जा कुछ जो है वो कम्युनिटी हीट के रूप में निकल जाती है, सामुदायिक ऊर्जा के रूप में, और कुछ ऊर्जा जो है वो कौन लेते हैं? जैसे बताए थे ना कि इसकी 50% जो है मात्रा होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है ना। लेकिन प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे जो है लेते कितना है? 2 से 10%, ठीक है ना। बाकी ऊर्जा जो है मुक्त हो जाती है।
और उसके बाद जो है इनमें जो सूर्य की ऊर्जा आई है वो अगले पोषी स्तर में जाएगी, और कुछ जो है ये मुक्त करेंगे किस में, वातावरण में, अपने आसपास के माहौल में, ठीक है। इनके अंदर जो ऊर्जा आई है वो जाएगी इनके अंदर, समझ में आ रहा है ना, इनके अंदर जाएगी, और बाकी ये कुछ जो है मुक्त करेंगे कहाँ, ऊष्मा के रूप में। फिर इनकी जो ऊर्जा है वो इनके अंदर जाएगी, और बाकी की ऊर्जा जो है वो ऊष्मा के रूप में जो है मुक्त हो जाती है। यानी 10% जो है ट्रांसफ़र होता है, बाकी का 90% कम्युनिटी हीट के रूप में चला जाता है। और अगर इसकी मृत्यु हुई, ठीक है ना, 2 चांस है यहाँ, अगर इसको किसी ने खाया तो आगे एनर्जी जाएगा, अगर किसी ने नहीं खाया, इसकी मृत्यु हुई, तो ये ऊष्मा जो है चली आएगी हाँ सॉइल में। यही सब तो बनता है कोयला, पेट्रोलियम, गैस, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो फिर उसका जो उस समय का स्टोर किया हुआ हीट है वो हम लोग आज प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है ना। इसकी भी मृत्यु हुई, इसकी भी मृत्यु हुई, इसकी भी मृत्यु हुई, उसकी भी मृत्यु हुई। तो मृत्यु होने के बाद जो है ये अपराधहारी जो होते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं, अपराधहारी। किसको खाते हैं ये, अपराध को खाते हैं, इसलिए इनको अपराधहारी कहते हैं। तो अपराधहारी जो है उन सबको तोड़ देते हैं और उनकी ऊर्जा को जो है मिला देते हैं किस में, जो भी जीवाश्म ईंधन होते हैं। जीवाश्म ईंधन कितने होते हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है ना। कोल, पेट्रोलियम और क्या चीज़, नेचुरल गैस। अगला टॉपिक हम लोगों को चले आना है पढ़ने, नाम क्या है, पारिस्थितिकी पिरामिड। पिरामिड से क्वेश्चन आता है, हम लोग जानते हैं पिरामिड जो है वो किसको कहते हैं, बताएं पहले, पिरामिड किसको कहते हैं। पिरामिड जो है इस प्रकार की संरचना, हम लोग नाम सुने हैं गीजा के पिरामिड, गीजा के पिरामिड नाम सुने हैं ना, कहाँ है, इजिप्ट में है, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से जो है हम लोग एक पोषी स्तर बना देते हैं, समझ में आया ना। और उस पोषी स्तर में जैसे यहाँ पे हो गए कौन, बताएं, उत्पादक, यहाँ पे उत्पादक, यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। इसमें हम लोग उसका उदाहरण लिख दिए, इसमें उसका उदाहरण, इसमें इसका, और इसमें मतलब सब में सबका एग्जाम्पल हम लोग लिख दिए। तो इस तरह के पिरामिड को हम लोग क्या कहेंगे, इस तरह की जो संरचना होगी उसको क्या कहेंगे, पिरामिड कहेंगे। और चूंकि ये पारिस्थितिकी के लिए बनाया गया है तो इसको पारिस्थितिकी पिरामिड कहेंगे हम लोग। क्या कहेंगे, पारिस्थितिकी पिरामिड। समझ में आ रहा है ना। तो पारिस्थितिकी पिरामिड जो है वो ऊपर की ओर देखेंगे हम लोग, ऊपर की ओर कैसा होता है, संकरा, ऊपर की ओर पतला होता है, और इसका आधार कैसा होता है, चौड़ा होता है। और ये बताता है कि पोषण रीतियों पर जीवों के बीच चाहे आप एक खाद्य या ऊर्जा संबंध को जोड़े, पिरामिड के समान आकार मिलेगा। इसमें पिरामिड जो है हम लोग ऊर्जा का बना लें या फिर किसका बना ले, खाद्य का बना ले, खाद्य संबंध का बना ले, ठीक है ना। यही ऐसा ही पिरामिड हम लोगों को मिलेगा। तो पिरामिड जो है ना वो 3 तरह का होता है। पिरामिड कितने तरह का होता है बताएं, कौन कौन बताएं, संख्या का पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर, दूसरा कौन होगा, जैव मात्रा का पिरामिड, और तीसरा कौन होगा, ऊर्जा का पिरामिड। समझ में आ रहा है ना। पिरामिड कितने तरह का होगा, 3 तरह का। पहला कौन हो गया, संख्या का पिरामिड, दूसरा और तीसरा ऊर्जा का पिरामिड। इस तरह से पिरामिड जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो पिरामिड जो है वो कौन कैसा होता है ये हम लोगों को एक बार देखना जो है बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। पारिस्थितिकी पिरामिड जो है कौन सा होता है। अच्छा, एक और चीज़ जो है ना हम टेलीग्राम पे भेजे हुए थे, पीसीआर की खोज किसने करी थी, पीसीआर की खोज कैरी मुलिस, ये टेलीग्राम पे भेजे हुए थे, 1 लाइन केवल लिख के गया था। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। पीसीआर की खोज किसने करी थी, कैरी मुलिस, ये नाम याद रखेंगे उनका, ठीक है ना। पीसीआर जो हम लोगों ने पढ़ा है चैप्टर 11 में, ठीक है ना, 11 चैप्टर में हम लोग देखे हैं। तो उसकी खोज किसने करी थी, कैरी मुलिस ने करी थी, ठीक है। अब चले देखें हम लोगों को पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में और क्या पढ़ना है। पारिस्थितिकी पिरामिड में जो है ना, यहाँ देखें, यहाँ हम लोगों को दिया हुआ है अधिकतर पारितंत्र में संख्या, ऊर्जा, जैव मात्रा के सभी पिरामिड जो है क्या होते हैं, आधार से ऊपर की ओर होते हैं, आधार से ऊपर की ओर। लेकिन अब सवाल है कि कहीं पे उल्टा, कहीं पे सीधा। ये उल्टा सीधा कौन होता है वही याद रखना है हम लोगों को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एकदम आएगा ही आएगा, श्योर है, ठीक है ना।
शाकाहारियों की अपेक्षा उत्पादकों की संख्या और जैव मात्रा अधिक होती है। ये देखें, शाकाहारी कौन है इसमें? जरा इस वाले पिरामिड को हम लोग देखें, ये एक संख्या का पिरामिड बना के दिया हुआ है हम लोगों को। समझ में आ रहा है ना? किसका पिरामिड बना के दिया गया है? संख्या का। तो संख्या के पिरामिड में सबसे नीचे किनको दिखाया गया है? प्राथमिक उत्पादक, अर्थात ये पौधे हैं। समझ में आया ना? प्राथमिक उपभोक्ता अर्थात ये शाकाहारी है, द्वितीयक उपभोक्ता अर्थात मांसाहारी, और तृतीयक उपभोक्ता अर्थात उच्च मांसाहारी, टॉप कार्निवोर हो गया। ठीक है। तो अगर हम लोग एक जंगल में जाते हैं सपोज दैट, या एक चिड़ियाघर में जाते हैं, तो वहाँ पे जो है कितने 58,42,000 क्या मिलेंगे बताएं? पेड़ पौधे मिलेंगे। मतलब अनुमान, एक गेस बनाया जा रहा है। अगर वहाँ पे 58,42,000 जो है पेड़ पौधे हैं, तो इनसे बाद जो आते हैं अर्थात शाकाहारी जीव, शाकाहारी जीवों की संख्या कितनी होगी बताएं? 7,08,000 कितनी होगी? ठीक है। और उसके बाद उसके आगे जो आएंगे अर्थात जो है कौन? मांसाहारी जीव। तो मांसाहारी जीवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3,35,000 कॉमा दे के जो है बच्चे लोगों को कंफ्यूज कर दिया। हाँ, वो इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा लगा दिया है, इसीलिए जो है गड़बड़ी हो रही है। तो ये कितना है? ये तो खैर गलत लगा दिया है। 35,000 कितना? 400। 35,400 मांसाहारी होंगे। और सर्वोच्च मांसाहारी कितने होंगे? 3 होंगे। अर्थात अगर शेरों की संख्या देखें, किसी भी चिड़ियाघर में जाते हैं तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि थोड़ा ज़्यादा शेर देखने को मिलेगा। ज़्यादा शेर कहाँ से देखने को मिलेगा? वो सर्वोच्च मांसाहारी है, उसकी संख्या बैलेंस होनी चाहिए, नहीं तो सबको बैलेंस कर देगा। समझ में आ रहा है ना? तो उसकी संख्या जो है सबसे कम होती है। सबसे कम संख्या किसकी होती है? सर्वोच्च मांसाहारी की। क्लास करके सर्वोच्च मांसाहारी जो है उनको हम लोग कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? किनको सर्वोच्च मांसाहारी हम लोग कहेंगे? हाँ, जो टॉप कार्निवोर होते हैं। समझ में आ रहा है ना? टॉप कार्निवोर होते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जरा, ये कौन सा पिरामिड था? संख्या का। ये घास के मैदान की पारिस्थितिकी तंत्र का संख्या का पिरामिड था। समझ में आ रहा है ना? और इसके बाद जो है हम लोग देखें, ये जो सेकंड वाला पिरामिड दिया गया है, ये किसका पिरामिड है? जैव मात्रा का पिरामिड है। ये शीर्ष पोषी स्तर में जो है हम लोग देख रहे हैं तेजी से गिरावट आती है इसमें। ये देखें, जैव मात्रा है। और जैव मात्रा को हम लोग किस में मापते हैं बताएं जरा? केजी पर मीटर स्क्वायर। केजी पर मीटर स्क्वायर। तो ये केजी पर मीटर स्क्वायर दिया गया है हम लोगों को। उत्पादक जो होते हैं, अगर इनके अंदर 809 केजी पर मीटर स्क्वायर जैव भार उत्पादित हो रहा है, ठीक है ना, तो उसके बाद जो प्राथमिक उपभोक्ता होंगे उनके अंदर कितनी होगी? 37। उसके बाद जो द्वितीयक उपभोक्ता होंगे उनके अंदर कितनी होगी? 11। और उसके बाद जो तृतीयक उपभोक्ता होंगे उनके अंदर कितनी होगी? 1.5 केजी पर मीटर स्क्वायर। यानी जैव भार भी हम लोग देख रहे हैं कम हो रहा है। जैसे जैसे हम लोग पिरामिड में ऊपर की ओर जा रहे हैं, ठीक है ना, तो जैव भार की मात्रा क्या हो रही है? घट रही है। जैव भार की मात्रा कम हो रही है। लेकिन ये देखें, सबसे खास बात, ये वाला पिरामिड कैसा होता है? उल्टा होता है। कैसा होता है पिरामिड? ये उल्टा होता है। समझ में आ रहा है ना? तो उल्टा पिरामिड जो है वो किसका है बताएं? ये भी किसका पिरामिड है? जैव भार का या फिर किसका बताएं? देखें हम लोग जरा, जैव मात्रा वही जैव भार, ठीक है ना, बायोमास का ही पिरामिड है। लेकिन ये बायोमास का पिरामिड जो है किसका है बताएं? जल का, जलीय पारितंत्र का। जलीय पारितंत्र का बायोमास का पिरामिड जो होता है वो कैसा होता है? उल्टा होता है। हमेशा याद रखेंगे हम लोग, क्योंकि उत्पादक जो है ना, वहाँ उत्पादक कौन होते हैं? जू प्लैंकटन, जू प्लैंकटन नहीं, फाइटोप्लैंकटन, पादप प्लवक। पादप प्लवक जो है वो जलीय पारितंत्र में किसका काम करते हैं? उत्पादकों का, ठीक है ना। जलीय पारितंत्र में उत्पादकों का काम करते हैं। कौन? हाँ, पादप प्लवक, ठीक है ना। और उनको खाते हैं प्राणी प्लवक, या उसके बाद जो है छोटी मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ, ठीक है ना। तो मछलियों के अंदर, बड़ी मछलियों के अंदर अगर कंपेयर किया जाए पादप प्लवकों के जैव भार से, तो पादप प्लवकों का जैव भार जो है क्या होगा? कम होगा। और मछलियों का जैव भार क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो हम लोग अभी देखे थे ये किसका पिरामिड है बताएं?
जैव भार का पिरामिड है, जैव मात्रा का पिरामिड है, लेकिन कौन से पारितंत्र का बताएं? दलदली पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है ना, दलदली पारिस्थितिकी तंत्र। अधिकतर जो है पारितंत्र में जैव भार का पिरामिड सीधा ही होता है। ये पिरामिड जो है क्या कहलाएगा? सीधा। सीधा पिरामिड किसको कहेंगे? जो आधार से ऊपर की ओर जाने पर क्या होता है? घटता है। और उल्टा पिरामिड किसको कहेंगे? ये देखें हम लोग आधार से ऊपर की ओर जाएंगे इसमें भी तो ये बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो वो पिरामिड जो है क्या हो गया? उल्टा हो गया। हमने पिरामिड के बारे में शुरुआत में ही देखा कि पिरामिड आधार पे चौड़ा होना चाहिए और शीर्ष पे क्या होना चाहिए? संकरा होना चाहिए, शीर्ष पे संकरा होना चाहिए। और ये पिरामिड शीर्ष पे चौड़ा है, आधार पे क्या है? संकरा है, तो फिर इसको हम लोग क्या कहेंगे? उल्टा पिरामिड कहेंगे। तो सीधा पिरामिड, उल्टा पिरामिड याद रखेंगे किसका किसका होता है। अभी हमने ऊपर में जो है एक संख्या के पिरामिड का एग्जाम्पल लिया था, तो संख्या का पिरामिड जो है वो कैसा होता है जरा बताएं देख के। संख्या का पिरामिड जो है वो सीधा होता है, समझ में आ रहा है ना? ये देखें हम लोग, संख्या का पिरामिड क्या होता है? सीधा। लेकिन एक संख्या का पिरामिड का उदाहरण देते हैं हम जो उल्टा होता है, कोई बताएंगे? एक वृक्ष पे, बिल्कुल, एक वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र का, ठीक है ना, अगर संख्या का पिरामिड बताया जाए तो वो जो है क्या होता है? उल्टा होता है। क्योंकि जरा देखें हम लोग, वृक्ष की संख्या कितनी है? मात्र एक, अर्थात उत्पादक जो है कितना है? एक। लेकिन उस वृक्ष पे रहने वाले जो कीड़े मकोड़े हैं, क्या उनकी संख्या एक ही होगी या अनेक होगी? चींटियां ही मान के चले हम लोग, चींटियां जो कि प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाएंगी, जो पेड़ों को खा रही हैं, समझ में आ रहा है ना? तो उनकी संख्या जो है वो हजारों में होगी, है कि नहीं? तो पेड़ एक है, इनकी संख्या हजारों में है, तो ये छोटा पड़ेगा, ये जो है क्या हो जाएगा? बड़ा। और उसके बाद जो है चिड़िया वगैरह हम लोग देख लें, तो इस तरह से वहाँ पे पिरामिड जो है ना वो उल्टा हो जाता है। पिरामिड जो है वो क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। समझ में आया ना? किसके पारितंत्र का? एक वृक्ष के पारितंत्र का संख्या का पिरामिड उल्टा होता है। और वही हम लोग जैव भार में बात कर रहे थे, सभी जैव भार का पिरामिड सीधा होता है, लेकिन एक जैव भार है जलीय पारितंत्र का, जिसका पिरामिड जो है कैसा होता है? उल्टा होता है। और फिर देखें ये ऊर्जा का पिरामिड है। किसका पिरामिड है? ये ऊर्जा का पिरामिड है, ठीक है ना? तो ऊर्जा का पिरामिड जो है वो सीधा ही होता है। ये क्या है? के जे 10 कितना लिखा हुआ है? ये देखें हम लोग, सूर्य की धूप से जो है कितना मिल रहा है? 6 जीरो है, 6 जीरो यानी कितना लाख? 10 लाख। तो 10 लाख जो है किलो जूल मिल रहा है सूर्य से, लेकिन पौधे ले कितना रहे हैं? 10,000 जूल। और उस 10,000 जूल का आगे कितना जा रहा है? कितना परसेंट गया? उसके आगे कितना जा रहा है? और उसके आगे 10 जूल। देख रहे हैं ना? 10 जूल जो है मिल रहा है। तो इस तरह से हर एक पोषी स्तर पे क्या हो रहा है? घट रहा है। क्या घट रहा है? ऊर्जा की मात्रा। तो ऊर्जा की मात्रा घट रही है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसके अंदर होती है? उत्पादकों के अंदर। उससे कम ऊर्जा प्राथमिक उपभोक्ता, उससे कम ऊर्जा, और उससे कम ऊर्जा तृतीयक उपभोक्ता। तो ये जैसे जैसे पोषी स्तर में ऊपर जाते हैं ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? घटती है। तो ऊर्जा की मात्रा घटती है, अर्थात इसका भी पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होगा? सीधा होगा। तो ये भी याद रखेंगे हम लोग। और एक और बात याद रखेंगे, ऊर्जा का जो प्रवाह होता है ना वो चक्रीय नहीं होता है, एक दिशीय होता है। ऊर्जा का प्रवाह जो है वो कैसा होता है बताएं? एक दिशीय होता है। किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो कैसा होता है बताएं? एक दिशीय होता है। समझ में आ रहा है ना? ऊर्जा का प्रवाह कैसा होगा? एक दिशीय। ये देखें लिखा भी है, ऊर्जा का पिरामिड जो है सदैव किस अवस्था में होता है? खड़ी अवस्था में। सीधा पिरामिड होगा, ये कभी भी उल्टा नहीं हो सकता, क्योंकि जब ऊर्जा किसी विशेष पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में पहुंचती है तो हर स्तर पर ऊष्मा का ह्रास होता है। समझ में आ रहा है ना? ऊष्मा ऊर्जा का ह्रास होता है, कमी होती है। समझ में आ रहा है ना? तो ये था हम लोगों का पारिस्थितिकी पिरामिड। अब देखिए इसके बाद अनुक्रमण देखना है। तो अनुक्रमण हम लोग पहले से जानते ही हैं। अनुक्रमण किसको कहते हैं बताएं? एक ऐसा भूभौगोलिक क्षेत्र जहाँ पे किसी समय में मानवीय क्रियाकलापों से या फिर वातावरणीय परिवर्तनों से वनस्पतियाँ नष्ट हो गई हैं, वेजिटेशन खत्म हो गया है,
और फिर से वहाँ वेजिटेशन शुरू हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनुक्रमण। क्या कहेंगे? अनुक्रमण। इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्या कहेंगे इसको? इकोलॉजिकल सक्सेशन। हम लोग पहले भी देखे हुए हैं इसको, इकोलॉजिकल सक्सेशन को जो है हम लोग देखे हुए हैं। क्या है इकोलॉजिकल सक्सेशन, बताएं। इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है वो ये फिगर जो है बताने के लिए काफ़ी है कि हम लोग किसको कह सकते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो है क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये देखें। एक जगह, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे कभी भी कोई वनस्पतियाँ नहीं थी, और धीरे धीरे मतलब बदलाव के कारण, वो बदलाव चाहे जिस वजह से भी आया हो, वो वहाँ पे पहले छोटी वनस्पतियाँ आईं, और छोटी वनस्पतियाँ आने के बाद जो है क्या, वो बड़े पेड़ों में बदल गया, जंगल में बदल गया वो क्षेत्र। तब इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? इसको पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं। क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी अनुक्रमण। और पारिस्थितिकी अनुक्रमण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का। कौन कौन? प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीयक अनुक्रमण। प्राथमिक अनुक्रमण किसको कहेंगे? जहाँ पे पहले से कोई जो है मतलब वेजिटेशन था ही नहीं, ठीक है ना, पहले से कोई वेजिटेशन नहीं था, लेकिन बदलाव आया, धीरे धीरे जो है बदलाव आया। किस में बदलाव आया? मौसम में या फिर वहाँ के परिवेश में, और उसके बाद जो है वहाँ पे चीज़ें जो है उगना शुरू हो गई। लेकिन अगर हम लोग खेत को देखें, खेत, तो खेत में तो पहले से हम लोग फसल बोए रहते हैं ना, फसल बो के उसकी कटाई कर देते हैं, कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। साल 2 साल अगर खेत छोड़ दिए ऐसे ही, तो इसका मतलब हो गया कि अब वहाँ पे फिर से जो फसल हम लोग लगाएंगे उसको द्वितीयक अनुक्रमण कहा जाएगा। क्यों द्वितीयक कहा जाएगा? क्योंकि वहाँ पहले से वेजिटेशन था, उसको हमने ख़त्म किया था और फिर शुरू कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? द्वितीयक अनुक्रमण। ठीक है ना। तो ये देखें, हम लोगों को अनुक्रमण समझाने के लिए जो है काफ़ी है, लेकिन ध्यान रखें कि ऐसा होने में जो है ना कई सौ साल लग जाते हैं, कई सौ साल लग जाते हैं। देख रहे हैं ना, यहाँ पे एकदम बंजर जो है क्या है, चट्टाने हैं, बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, इन पे जो है जंगल उग गया है। ऐसा नहीं है कि समय एक ही जैसा रहता है, समय बदलता है। समझ में आ रहा है ना। तो सबसे पहले जो जातियाँ आती हैं वो लाइकेन और मॉस है, कई सौ साल। ठीक है, लाइकेन और क्या होते हैं? मॉस, ये सबसे पहले आते हैं। लाइकेन और कौन आएंगे? मॉस आएंगे। और सबसे अंत में क्या आएगा? बड़े बड़े पेड़ आएंगे, द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री, जिम्नोस्पर्म, ये सब आ जाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो आते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग क्या कहेंगे? मॉस। लाइकेन और मॉस आते हैं, ये उदाहरण है। लेकिन सबसे पहले जो जीव आते हैं उनको हम लोग पायोनियर स्पीसीज कहते हैं, क्रमक जातियाँ। क्या कहते हैं? क्रमक जातियाँ। पारिस्थितिकी अनुक्रमण कराने के लिए जो जाति सबसे पहले आएगी उस जाति को हम लोग क्या कहेंगे? क्रमक जातियाँ। क्या कहेंगे? क्रमक जातियाँ। तो क्रमक जातियों का उदाहरण कौन है? लाइकेन और मॉस। ब्रायोफाइट, समझ में आ रहा है ना, ब्रायोफाइट होते हैं। लाइकेन जो है वो किस में आता है? शैवालों में, और मॉस जो है वो किस में आता है? लिवरवॉर्ट और मॉस, ये ब्रायोफाइट्स हैं। समझ में आ रहा है ना। तो ब्रायोफाइट्स जो है वो क्रमक जातियों की श्रेणी में आते हैं, वही शुरुआत करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उनके पास एक संरचना होती है जिसको होल्ड फास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? होल्ड फास्ट। 11th में हम लोग पढ़े होंगे। तो ये होल्ड फास्ट जो है मतलब जड़ के जैसा ही होता है। जड़ का कार्य क्या है बताएं जरा? पौधे को मिट्टी में मजबूती से, हाँ, जकड़े रहना, मिट्टी को जकड़े रहना ताकि पौधे को मजबूती मिल पाए। समझ में आ रहा है ना। तो ये पत्थर पे जो है उगना है। पत्थर पे जरा बताएं, कोई पौधा उग पाएगा क्या? पत्थर पे पकड़ पाएंगे? हम लोग जो है पत्थर पकड़ते हैं, फिसल जाएंगे तुरंत। ये होल्ड फास्ट एक ऐसी संरचना है जो इस तरीके से इन पत्थरों को जकड़ती है कि इनको छुड़ाना मुश्किल होता है। समझ में आ रहा है ना, इनको छुड़ाना मुश्किल होता है। तो उसी को होल्ड फास्ट कहते हैं, इसलिए यही जातियाँ पहले आती हैं। समझ में आ रहा है ना। कौन सी जातियाँ? लाइकेन और मॉस। प्लस ये एसिड वगैरह जो है ना वो रिलीज करती हैं। ठीक है ना। उसके चलते विदरिंग होता है। विदरिंग मतलब इन चट्टानों का टूटना होता है, और जब ये चट्टानें टूटती हैं मिट्टी बनती है धीरे धीरे। मिट्टी बनने के बाद जो है वहाँ पे और बड़े पौधे आएंगे, और बड़े पौधे आएंगे, धीरे धीरे वो जगह जो है किस में रूपांतरित हो जाता है? जंगल में। तो ये जो सबसे अंतिम वाला क्लास है, इसको हम लोग क्या कहते हैं?
यहाँ पे जातियाँ और यहाँ पे समुदाय शब्द का प्रयोग करते हैं। इनको क्रमक जातियाँ कहते हैं और इनको चरम समुदाय कहते हैं। क्या कहते हैं? चरम समुदाय। जब फिल्म खत्म होता है लास्ट में क्या आता है? क्लाइमैक्स। क्या आता है? क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स मेन होता है ना जी। आजकल लोग सेकेंड पार्ट का इंतज़ार जो है फर्स्ट से भी ज़्यादा कर रहे हैं। किस लिए? क्लाइमैक्स के लिए। क्लाइमैक्स जो है वो डाल दे रहा है सेकेंड पार्ट में, समझ में आ रहा है ना, थर्ड पार्ट में। तो इस तरह से ये जो सबसे लास्ट में आती है ना, इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको चरम समुदाय कहा जाता है। क्लाइमैक्स कम्युनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ये अनुक्रमण जो होता है, अनुक्रमण की शुरुआत किससे होगी? अनुक्रमण की शुरुआत किससे होगी? क्रमक जातियों से। और ये खत्म किस पे होगा? चरम समुदाय पे। समझ में आ रहा है ना? यहाँ जातियाँ प्रयोग कर रहे हैं, वहाँ समुदाय प्रयोग कर रहे हैं। समुदाय इसलिए प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि एक दो जाति के पौधे नहीं होते हैं, बहुत सारे पौधे होते हैं। जंगल में एक दो पेड़ होता है क्या? कई सारा पेड़ होता है। लेकिन ये जो शुरुआत होगी ना, वो इन जातियों से ही होगी। ठीक है, एक और देखें हम लोग, एक और देखें। ये सेकेंडरी सक्सेशन का बेहतर एग्जाम्पल है। जो द्वितीयक अनुक्रमण हमने बताया, एक जगह है जहाँ पे पहले से वनस्पतियाँ थी, समझ में आ रहा है ना, किसी कारणवश वहाँ पे मान के चले सपोज दैट जंगलों में ही आग लग गई। आग लग जाने के बाद जो है सारी वनस्पतियाँ क्या हो गई? खत्म, नष्ट हो गई। अब वो भूमि कुछ दिन तक जो है ऐसे ही खाली पड़ा रहा। फिर धीरे धीरे वहाँ पे अपने आप जो है छोटे छोटे घास उगना चालू किए, वही लाइकेन और मॉस। ठीक है ना, लाइकेन और मॉस जो है वो उगते हैं, ब्रायोफाइट्स उगते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे ये मतलब मध्यवर्ती पौधे आते हैं, मध्यवर्ती जातियाँ आती हैं। और मध्यवर्ती जातियों के बाद जो है कौन आता है? चरम समुदाय। देख रहे हैं ना, यहाँ स्पीसीज लिखा है, पायोनियर स्पीसीज, क्रमक जातियाँ, और यहाँ लिखा है क्लाइमैक्स कम्युनिटी। चैप्टर के शुरुआत में हमने बताया था कम्युनिटी किसको कहते हैं? समुदाय। अनेक प्रकार की जातियाँ होती हैं उसमें, तो ये समुदाय का निर्माण होता है। तो इस तरह के जो है अनुक्रमण को हम लोग क्या कहेंगे? प्राथमिक या द्वितीयक? द्वितीयक अनुक्रमण, क्योंकि यहाँ पहले से वेजिटेशन था, किसी कारणवश जो है वो समाप्त हुआ और फिर से हो रहा है वहाँ पे। तो इस तरह के अनुक्रमण को क्या कहेंगे? द्वितीयक अनुक्रमण। तो अनुक्रमण के बारे में हम लोग कितनी चीज़ें जान गए बताएं? अनुक्रमण किसे कहते हैं ये हमने समझा। अनुक्रमण कितने प्रकार का होता है ये भी हम लोगों ने देखा। अनुक्रमण की शुरुआत जिससे होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? क्रमक जातियाँ। और जिनसे खत्म होता है उसको क्या कहते हैं? चरम समुदाय कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? और ये देखें हम लोग पारिस्थितिकी अनुक्रमण, इसकी परिभाषा जरूरी है बस, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये देखें जिनसे शुरुआत होती है उसको क्या कहते हैं? क्रमक, पायोनियर स्पीसीज, पायोनियर। ठीक है, और इनको क्या कहते हैं? क्लाइमैक्स कम्युनिटी, क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? ये लाखों वर्षों में जो है होता है, लाखों वर्षों में जो है ये प्रक्रिया पूरी होती है। साल दो साल में नहीं होगा ऐसा, लाखों साल लग जाता है। समझ में आ रहा है ना? अब इसके बाद देखें हम लोग, अनुक्रमण जो है ये वहाँ पे होता है जहाँ कोई सजीव नहीं होते हैं। सजीव कोई होते हैं क्या? ये देखें, अनुक्रमण एक ऐसी प्रक्रिया है जो वहाँ शुरू होती है जहाँ कोई सजीव नहीं होते हैं। ठीक है ना? अथवा एक ऐसा क्षेत्र जहाँ कोई भी सजीव नहीं रहा हो, जैसे नग्न पत्थर हो गए। ठीक है ना? फिर ऐसा जगह जहाँ सभी जीव जो कभी वहाँ रहते थे किसी प्रकार से क्या हो गए? नष्ट हो गए। ये प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रमण की परिभाषा बता रहा है। जहाँ पे पहले से कोई जीव नहीं था, जैसे कि नग्न चट्टानें, अगर उस जगह पे अनुक्रमण हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? प्राथमिक अनुक्रमण। और अगर जो है जहाँ पहले से जातियाँ मौजूद थी फिर नष्ट हो गई, फिर वहाँ पे जातियाँ आ रही हैं, तो उसको द्वितीयक अनुक्रमण कहेंगे। समझ में आ रहा है ना? द्वितीयक अनुक्रमण। और तो प्राथमिक अनुक्रमण कहाँ कहाँ होता है बताएं जरा? प्राथमिक अनुक्रमण कहाँ होता है? लावा, लावा जानते हैं ना हम लोग? लावा किसको कहते हैं? हाँ, ठीक है ना, तुरंत नया ठंडा लावा, उसको क्या कहेंगे? वहाँ पे मतलब प्राथमिक अनुक्रमण हो सकता है। नग्न पत्थर हो गए, वहाँ पे प्राथमिक अनुक्रमण। नव विकसित तालाब या जलाशय, नया खुदाई किया हुआ तालाब हो गया, उसमें जो पारितंत्र आएगा वो क्या होगा? वो पारितंत्र प्राथमिक अनुक्रमण का उदाहरण होगा। समझ में आ रहा है ना?
तो ये हो गया हम लोगों का प्राथमिक अनुक्रमण का उदाहरण। और इसके बाद देखें द्वितीयक अनुक्रमण जो है वो ऐसे क्षेत्र में प्रारंभ होता है जहां प्राकृतिक जीवीय समुदाय निरस्त हो गए हैं। निरस्त हो गए हैं मतलब समाप्त हो गए हैं। जैसे पूरी तरह से छोड़ दी गई खेती योग्य भूमि, ऐसी जगह जिसको खेती किया जाता था जिस पे, लेकिन अभी उसको छोड़ दिया गया है। कटे या जले वन, बाढ़ से प्रभावित जमीन, बाढ़ से प्रभावित जमीन जो होगा वहाँ पे सारी वेजिटेशन वगैरह समाप्त हो जाती है। लेकिन फिर एक समय आएगा जब बाढ़ खत्म होगा और वापस से जो है क्या होंगी, नई नई जातियाँ आना शुरू होंगी। समझ में आ रहा है ना। तो ये सब हो गया अनुक्रमण। अब इसके बाद देखें हम लोग अनुक्रमण के बाद जो है हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक जो है हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है। पादपों का अनुक्रमण जो है देखें हम लोग कैसे होता है। यहाँ पे दो तरह का अनुक्रमण देखना है। पौधों का अनुक्रमण है ये दोनों। एक है जलारंभी अनुक्रमण, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रार्क सक्सेशन। क्या कहेंगे, हाइड्रार्क सक्सेशन, जलारंभी अनुक्रमण। और एक होता है शुष्कतारंभी अनुक्रमण, जिरार्क सक्सेशन। समझ में आया ना, जिरार्क सक्सेशन। जिरार्क मतलब जो है शुष्कतारंभी अनुक्रमण। ऐसा अनुक्रमण जो जल में हो रहा है उसको क्या कहेंगे, जलारंभी अनुक्रमण। और ऐसा अनुक्रमण जो शुष्क क्षेत्र में हो रहा है, राजस्थान रेगिस्तान वगैरह में हो रहा है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, शुष्कतारंभी अनुक्रमण कहेंगे। समझ में आ रहा है ना। जो एकदम सूखे जगहों पे हो रहा है, मिट्टी पे हो रहा है, उसको क्या कहेंगे, शुष्कतारंभी। जो जल में हो रहा है वो जलारंभी। तो ये दोनों में याद रखने वाली बात ये है कि ये दोनों प्रकार का अनुक्रमण किधर से किधर की ओर होता है। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए जरा हम लोग, जलारंभी अनुक्रमण जो है ना ये हाइड्रिक से किधर की ओर होता है बताएं, समोदिक परिस्थिति, जेरिक, हाइड्रिक टू जेरिक। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, जेरिक पढ़ेंगे। हाइड्रिक टू जेरिक कौन चलता है बताएं, जलारंभी अनुक्रमण। कौन चलता है, जलारंभी अनुक्रमण। और ये देखें ये जो शुष्कतारंभी है ये किधर से किधर चलता है, हाँ शुष्कता से समोदिक परिस्थिति की ओर चलता है। समझ में आ रहा है ना। तो दोनों ही अनुक्रमण, जलारंभी शुष्कतारंभी, दोनों ही अनुक्रमण माध्यम जल परिस्थिति न तो बहुत शुष्क है और न ही बहुत जो है क्या है, जलीय। इन दोनों के लिए जो है ना हम लोगों को उदाहरण दिया है। अच्छा एक और पहले डिफिनीशन देख ले फिर आगे चलते हैं हम लोग। वह प्रजाति जो खाली और नग्न क्षेत्र पर आक्रमण करती है उनको क्या कहते हैं, यही हैं वहाँ के फाउंडर। समझ में आ रहा है ना। फाउंडर मतलब ये सबसे पहले आके धावा बोले थे कि भाई हम लोग रहेंगे। समझ में आ रहा है ना, गांव बसाने वाले यही हैं। ठीक है। मूल अन्वेषक क्या कहेंगे इनको, जो जातियां खाली और नग्न क्षेत्र पर पहले आक्रमण करती हैं क्या कहते हैं उनको, मूल अन्वेषक। कौन होती हैं वो, लाइकेन और मॉस। बहुत बढ़िया। लाइकेन जो है चट्टानों पर प्राथमिक अनुक्रमण करते हैं, जो चट्टानों को पिघलाने के लिए अम्ल का स्राव करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम बताए थे अम्ल का स्राव करेंगे चट्टानें भी पिघल जाती हैं। धीरे धीरे पिघलते पिघलते वो मिट्टी बन जाती हैं और मिट्टी बन जाएंगी तब आएंगे बड़े पौधे। कौन आएंगे, बड़े पौधे आएंगे। ब्रायोफाइट के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। ठीक है ना। ये पहले आ जाएंगे फिर ब्रायोफाइट आ जाएंगे, फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है ये अवस्था बदल जाएगी कई चरणों के बाद, किस में, एक जंगल के रूप में। तो ये होती है हम लोगों की क्या चीज़ बताएं, अनुक्रमण। अनुक्रमण के बाद जो है अब हम लोगों को देखना है ये पोषक चक्रण। पोषक चक्रण जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पोषक चक्रण में जो है हम लोगों को देखना है कौन कौन सा चक्र होता है। तो देखें एक जीव से दूसरे जीव में हम लोग जो है, हम लोगों के शरीर के अंदर कार्बन है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो जितने ज़्यादा लोग बनेंगे, जितने ज़्यादा मनुष्य हैं उतना ज़्यादा कार्बन वो स्टोर करके रखे हैं। समझ में आ रहा है ना। उनके मृत्यु के बाद वो सारा कार्बन कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा, मिट्टी में चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना, मिट्टी में चला जाएगा टोटल कार्बन। फास्फोरस है हम लोगों के शरीर में, कहाँ कहाँ फास्फोरस है, हड्डी में, दांत में, डीएनए में, कोशिका भित्ति में, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति। समझ में आया ना। वहाँ पे भी फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, यानी फॉस्फोरस होता है उसमें। तो इन सब चीज़ों पे जो है फॉस्फोरस मिलता है। समझ में आ रहा है ना, फॉस्फोरस जो है मिलेगा।
तो हमारे शरीर में किनका किनका चक्र चलता है, या जितने भी जीवधारी हैं उन सभी में कार्बन चक्र देखने को मिलता है। अर्थात जब तक वो जीवित हैं अपने अंदर कार्बन को बनाए हुए हैं, कार्बन को संरक्षित किए हैं, लेकिन जब उनकी मृत्यु होगी वो सारा कार्बन कहाँ चला जाएगा, मिट्टी में चला जाएगा। नाइट्रोजन हो गया, और कौन हो गया, फास्फोरस, और कौन हो गया, कैल्शियम इत्यादि को अस्थायी अवस्था के रूप में संदर्भित किया जाता है। इन्हीं का जो पारितंत्र में चक्रीय प्रवाह होता है, पोषक पदार्थों का पारितंत्र में चक्रीय प्रवाह ही क्या कहलाता है, पोषक चक्रण कहलाता है। समझ में आ रहा है ना, पोषक पदार्थों का, ठीक है ना, सजीव मंडल से निर्जीव मंडल में, ठीक है ना, और सभी जीवधारियों के अंदर जो है एक चक्रीय प्रवाह क्या कहलाएगा, पोषक चक्रण कहलाएगा। तो पोषक चक्रण जो है इसमें हम लोगों को देखना है कितने प्रकार के चक्र होते हैं। तो एक होता है अवसादी चक्र, एक होता है गैसीय चक्र। समझ में आ रहा है ना, ये वही दिखा रहा है हम लोगों को कि कैसे एक भूमि जो है, एक जलाशय एक जंगल में परिवर्तित हो जाता है। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे, देखिए यहाँ पे क्या है बताएं, ये एक खाली जो है ना, क्या है, जल वाला स्थान है, जलाशय है, सपोज दैट जलाशय हो गया एक खाली, और इसमें सबसे पहले जो आएंगे ना वो कौन होंगे, पादप प्लवक होंगे, ठीक है ना। और उसके बाद कौन आएंगे, निमग्न पादप चरण, यानी जल के अंदर होने वाले पौधे आएंगे। उसके बाद, हाँ समझ में आ रहा है ना, उसके बाद ये तो सबसे लास्ट में दिया हुआ है, ये सबसे लास्ट का है, ठीक है। उसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये, धीरे धीरे ये, देख रहे हैं ना पानी कहाँ गया, गायब हो गया, देख रहे हैं ना, और वो पानी पूरी तरह से गायब हो गया जब ये क्या बन गया, वन, जंगल बन गया। समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद देखें हम लोग, पोषक चक्र कहा जाता है। देखें जरा, पारितंत्र से पोषक तत्व कभी समाप्त होते हैं क्या, नहीं, उनका बस जो है चक्रण होता है और वो अनंत काल तक चलते हैं। तो इसी गतिशीलता को हम लोग क्या कहते हैं, पोषक चक्रण। जैसे इसका फोटो हम लोग बनाए थे क्लास करते हुए, इसका फोटो हम लोग बनाए थे कार्बन चक्र का, याद आ रहा है। कार्बन जो है वो पौधों के अंदर है कि नहीं, सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। वायुमंडल में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेते हैं, पौधे, ठीक है ना, पौधे लेंगे। पौधे के अंदर जो कार्बन आया, जब इनकी मृत्यु होगी तो अपरद खाद्य श्रृंखला से वो क्या बन जाएगा, तेल और गैस बन जाएगा, जिसको हम लोग निकाल के गाड़ी वगैरह में डालेंगे। गाड़ियाँ जो है धुआं देंगी, यानी CO2 बनेगा, और फिर वो CO2 पौधे लेंगे। कुछ CO2 जो है इधर भी आता है, देख रहे हैं ना, श्वसन के द्वारा समुद्री परिवेश में, ठीक है। तो ये होता है, देखें हम लोग, इनको हम लोग जैव भू रसायन चक्र भी कहते हैं, बायोजियो केमिकल साइकिल। क्या कहेंगे, बायोजियो केमिकल साइकिल, ठीक है। तो जो पोषक चक्र होता है ना, पोषक चक्र कितने प्रकार का होता है, पहला कौन, गैसीय, और दूसरा कौन, अवसादी या तलछटी, ठीक है ना। तो गैसीय पोषक चक्र में कौन कौन आता है, नाइट्रोजन और कार्बन चक्र, और जबकि अवसादी चक्र में कौन आता है, सल्फर और फास्फोरस चक्र। इन दो चक्रों को हम लोग अवसादी चक्र बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे देखें हम लोग, दिया गया है यहाँ पे कि पर्यावरणीय घटक जैसे कि मिट्टी हो गई, आर्द्रता हो गई, pH हो गया, ताप, वायुमंडल में पोषकों के मुक्त होने की दर तय करते हैं। वायुमंडल में पोषक जो है कितना जल्दी जाएगा, कितना धीमे धीमे जाएगा, ये पर्यावरणीय घटक तय करते हैं। जैसे कल हम लोगों ने अपघटन पढ़ा था ना, अपघटन जो है वो कम तापमान में ज़्यादा होता है या ज़्यादा तापमान में ज़्यादा होता है, हाँ, जब तापमान थोड़ा जो है वार्म रहे, ठीक है ना, एकदम ना बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो लेकिन नॉर्मल हो, ठीक है ना, उस स्थिति में ज़्यादा अपघटन होता है, आर्द्र मौसम होना चाहिए। तो इसी प्रकार से यहाँ पे ये अपघटन ही ना जो है कार्बन चक्रों का परिवहन करता है। अपघटन नहीं हो तो कार्बन कोई भी चक्र चलेगा क्या, कोई भी पोषक चक्र नहीं चलेगा, ठीक है। तो कार्बन चक्र को जरा हम लोग देखें, ये बताया गया है कार्बन चक्र जो है ये जीवों के शुष्क भार का, याद रखेंगे हमारे शरीर में कार्बन जो है कितना है, जरा बताएं। जीवों के शुष्क भार का 49% भाग किससे बना होता है, कार्बन से। तो इस प्रतिशत को याद रख लेंगे हम लोग। हमारे शरीर में कितना परसेंट कार्बन है, 49%। अब सवाल है कि ये कार्बन है कहाँ कहाँ, हमारे बायोस्फीयर में, हमारी धरती पर कार्बन किधर किधर है।
तो कार्बन जो है वो 71% कहाँ है? समुद्र में। 71% कार्बन जो है कहाँ है? समुद्र में है। और बताया जा रहा है ना कि सागरीय कार्बन भंडार वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियमित करता है। सागर से कार्बन आएगा मिट्टी में, मिट्टी से जो है हम लोगों के अंदर, हम लोगों से जो है जाएगा वायुमंडल में। तो महासागरीय कार्बन ही है जो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन की मात्रा को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। एक और देखें हम लोग, एक अनुमान के अनुसार जैव मंडल में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रति वर्ष इतना कार्बन का स्थिरीकरण होता है। कितना कार्बन बताएं? 4 × 10⁻13 किलोग्राम कार्बन प्रति वर्ष, ठीक है ना। हमारे पौधे जितने हैं इस धरती पर, जैव मंडल में जितने पौधे हैं, उन सबके द्वारा प्रति वर्ष कितना कार्बन का स्थिरीकरण होगा? 4 × 10⁻13 kg। समझ में आ रहा है ना? उतने कार्बन का स्थिरीकरण होगा, मतलब उतना कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है और उतना CO2 जो है क्या होता है? बनता है। समझ में आ रहा है ना? जब हम लोग लकड़ी जलाएंगे, जंगल में आग लगेगी, जीवाश्मी ईंधन का प्रयोग करेंगे। जीवाश्मी ईंधन अभी हम लोगों ने देखा कौन कौन? कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। समझ में आ रहा है ना? आजकल CNG का यूज़ हो रहा है ना, क्या है वो? हाँ, नेचुरल गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है वो। LNG क्या होता है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। और LPG? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ये होती है। तो इन सब का नाम हम लोग याद रखेंगे। ये सब जो है जीवाश्मी ईंधन है। जितना ज़्यादा इनका प्रयोग होगा उतना ही अधिक जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है कहाँ जाएगा? वायुमंडलों में जाएगा, वायुमंडल में जो है जाएगा, ठीक है। सुन के लिख लेना है, देखेगा लोग कैसे। देखें हम लोग अगला जो है चक्र हम लोग देख लेते हैं एक बार। कौन सा चक्र बताएं? फॉस्फोरस चक्र। फॉस्फोरस जो है हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ है बताएं जरा? ठीक है ना। अस्थियां हो गई, दांत हो गए, समझ में आया ना। इन सबको बनाने के लिए जो है और भी जैविक झिल्लियां, बायोमेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जिनको कहेंगे, और कहाँ पे? न्यूक्लिक एसिड और कोशिकीय ऊर्जा ATP याद है ना? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और ATP ADP डाइफॉस्फेट, और GTP ना GTP लिख दें, ठीक है। हाँ, ये है ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। समझ में आया ना? A के बदले G आ गया तो G का हम लोग लगा देंगे ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये सब ऊर्जा के रूप हैं, कोशिकीय ऊर्जा के रूप हैं ये। तो कोशिकीय ऊर्जा का स्थानांतरण इन्हीं रूपों में होता है जिसमें फास्फोरस की उपस्थिति होती है। समझ में आ रहा है ना? तो फास्फोरस का चक्र जो है वो कैसा चलता है एक बार हम लोग देख लेते हैं। यहाँ ये टेबल में दिया हुआ है हम लोगों को, ये देखें जरा, इस टेबल में दिया है फास्फोरस जो है वो कहाँ कहाँ होता है बताएं? फास्फोरस जो है ये चट्टानी खनिज के रूप में होता है उपलब्ध। किसके रूप में होगा? चट्टानी खनिज से ये किस में जाएगा? अपक्षय होगा इसका, और मृदा में विलयन के रूप में जाएगा। कुछ जो है प्रवाह हो जाता है, कुछ जो है मृदा विलयन का प्रवाह हो जाता है, रन ऑफ हो जाता है, वो चला जाता है समुद्र में। और कुछ जो है उपयोग होता है, उद्वाह यानी उपयोग होता है। किन के द्वारा उपयोग होता है? उत्पादकों के द्वारा। उत्पादकों को जब खाएंगे कौन? उपभोक्ता। तो उपभोक्ताओं में आएगा, और उपभोक्ताओं की जब होगी मृत्यु तो वो अपरद में बनेगा, बदलेगा, और अपरद का अपघटन होगा तो क्या बदल जाएगा बताएं? मृदा का विलयन बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? मृदा का क्या बन जाएगा? विलयन, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? इसके बाद देखेंगे हम लोग, एग्जाम याद दिलाएगा, समझ में आ रहा है ना? हाँ, देखें हम लोग पारितंत्र सेवाएं, चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, शायद चैप्टर का जो है ना लास्ट टॉपिक है। ख़त्म कर लिया जाए, आज चैप्टर ख़त्म कर लिया जाए, कल नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये पारितंत्र सेवाएं कल जो है हम लोगों का 15 चैप्टर स्टार्ट होगा। ये 14 था,
15 स्टार्ट होगा कल। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जैव विविधता और संरक्षण। जैव विविधता और संरक्षण में ना हम लोगों को कुछ चीज़ें लिखनी है, उसको ज़रा हम लोग याद दिलाएंगे कल, जो है उसको लिखा जाएगा पहले, ठीक है ना। जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, समझ में आया ना। बायोस्फीयर रिजर्व कितने कितने हैं, ठीक है। और ये सारे डाटा जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो है ये आता है, एकदम श्योर है। तो पारितंत्र से जो जो सेवाएं मिलती हैं, जैसे कि धूप हो गया, हवा हो गई, गर्मी हो गई, ठंडी हो गई, ठीक है ना, जल हो गया, तमाम चीज़ें मिलती है। एयर हमारा प्यूरिफाई हो रहा है, हम लोग जो हवा को गंदा कर रहे हैं, CO2 बना रहे हैं, उस CO2 को प्यूरिफाई किया जा रहा है किस में, O2 में, तब जाके हम लोग उसको प्रयोग कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। तो ये सब फ्री में मिल रहा है, ये सब किस में है, हाँ कुछ जगहों पे पैसा लग रहा है। तो वो उनके लिए संदेश है कि अभी से भी जो है प्रकृति से जुड़ना सीखें, अन्यथा जो है हाल इससे भी बुरा होगा। समझ में आ रहा है ना, इससे भी बुरा हाल होने वाला है। तो देखें हम लोग पारितंत्र सेवाएं, पारितंत्र प्रक्रिया के उत्पादों को हम लोग किसके नाम से जानते हैं बताएं, पारितंत्र सेवाएं, ठीक है ना। जैसे देखें हम लोग एक स्वस्थ वन पारितंत्र, एक स्वस्थ वन पारितंत्र जो है वो वायु को शुद्ध करता है, और किसको शुद्ध करता है, जल को, ठीक है ना, सूखा को कंट्रोल करेगा, बाढ़ को घटाएगा, पोषक को चक्रित करेगा, भूमि को क्या बनाएगा, उर्वर बनाएगा, जंगली जीवों को आवास उपलब्ध कराना, जैव विविधता को बनाए रखना, और फसलों का क्या चीज़, परागण करने में सहायता करता है। अब इतना सारा चीज़ का अगर हम लोग दाम जोड़ें तो वो दाम जो है कितना हो जाएगा बताएं। इनका नाम याद रखेंगे हम लोग, इन्होंने और इनके साथियों ने इसका दाम जोड़ा था, कैलकुलेट किया था। समझ में आ रहा है ना, कितना कैलकुलेट किया था बताएं जरा हम लोग, 33 ट्रिलियन। एक वर्ष पारितंत्र से जो है ना हम लोगों को जो भी सेवाएं मिलती हैं उसके एक वर्ष की कीमत कितनी हो जाएगी बताएं, 33 ट्रिलियन $। मिलियन नहीं, बिलियन नहीं, ट्रिलियन, ट्रिलियन से भी आगे होता है क्वाड्रिलियन। समझ में आया ना। तो ट्रिलियन $, जो है लगेगा। समझ में आ रहा है ना। और पूरा देश अगर मिला दिया जाए तो पूरे देश की जो साल भर की कमाई होती है वो कितनी है, देख रहे हैं ना, 18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। और लग जाएगा कितना, 33 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। ये सब अभी रोटी कपड़ा मकान में नहीं लग रहा है, ये सब केवल किस में लग रहा है, हवा को शुद्ध करने में, यहाँ जो हम लोगों ने देखा, ठीक है ना। इन सब सेवाओं के लिए जो है चीज़ें मिल रही हैं। तो पैसा जो है काफ़ी अधिक है, इसलिए हम लोगों को नेचर से जुड़ना चाहिए। पानी जो है, बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि नल खोल देते हैं, उसके बाद जो है अपना काम कर रहे हैं, पानी गिर रहा है। ये ना कि 1 सेकेंड अगर यूज़ नहीं करना है तो उसको बंद कर दें, अगर फ्री में मिल रहा है तो बस उसको चलाए जा रहे हैं। तो एक दिन ऐसा आएगा जब ये रिसोर्सेज समाप्त होंगे और हमको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। गलती करेगा कोई और, परिणाम जो है वो आगे आने वाले जनरेशन को मिलेगा। समझ में आ रहा है ना।